किस शख्स ने मोहनदास करमचंद गांधी को खबरदार किया था कि वो पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन को लाकर, पॉलिटिकल मकसद के लिए रिलीजन को लाकर क्राइम कर रहे हैं? कौन थी वो शख्सियत जिसने गांधी को वार्न किया था? क्यों गांधी पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन लेकर आ रहे थे? फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में मैसेज के अंदर क्यों रिलीजन की बुनियाद पर पॉलिटिक्स का आगाज किया गया? क्या वो ये हालात थे, क्या वो ये सूरत हाल थी जब गांधी ने मजहब को मुकम्मल तौर पर सियासत के साथ क्लब करना शुरू किया, सियासी मकसद के लिए मजहब का इस्तेमाल करना शुरू किया, मुसलमानों के जज्बात भड़काकर, हिंदुओं के जज्बात भड़काकर, बाकी जो यहाँ मजहब के पैरोकार हैं उनके जज्बात भड़काकर कैसे गांधी ने सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स में रिलीजन को मिक्स कर दिया, और जिसके नताइज हमें कुछ अरसे बाद फिर नज़र भी आए। जिसका जो एक्सट्रीम पॉइंट हमें नज़र आया वो 1947 में नज़र आया। आज हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में, हिस्ट्री को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश, और जस्तजू करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुश आमदीद। सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकल मकसद के लिए रिलीजन का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन ब्रिटिश दौर से पहले एक फ़र्क था। एक फ़र्क ये था कि कभी कोई बादशाह, कभी कोई राजा, कभी कोई हुक्मरान अपनी हुक्मरानी के लिए कोई मजहबी नारा लगाता था, किसी मज़हब की बात करता था, मजहबी स्लोगन लगाता था, तो वो इनफरादी लेवल का होता था या ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो चंद हामी दरबारी होते थे वहाँ तक रहता था। सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ, ब्रिटिश पीरियड से पहले, 1857 से पहले की मैं बात करूं, कि मैसेस के लेवल पर, यानी अवामी सतह पर रिलीजन की बुनियाद पर तहरीकें चल गई हों, अवामी सतह पर किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ तहरीकें चली हों, अवामी सतह पर किसी दूसरे मज़हब के पैरोकारों के ख़िलाफ़ जीनोसाइड हुआ हो। अवामी सतह पर ऐसा सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं हुआ। यह सिलसिला 1857 के बाद शुरू हुआ रिलीजियस पॉलिटिक्स का, लेकिन इसको एक्सट्रीम कब मिला, इस रुझान को, इस टेंडेंसी को सबसे ज़्यादा मजबूती कब मिली? देखिए 1857 के बाद भी या उससे कुछ अर्से पहले भी मुसलमानों की, हिंदुओं की, और फिर उसके बाद कुछ अर्से बाद सिखों के अंदर भी मजहबी तंजीमें ज़रूर काम कर रही थी। जैसे मुसलमानों के अंदर वो देवबंद मूवमेंट थी, अंग्रेज़ों के दौर के आने के आसपास के अरसे में बरेलवी तहरीक काम करी थी। उसके बाद फिर ये तबलीगी मूवमेंट थी, बल्कि ख़ुद 1857 से पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले बंगाल में फराजी मूवमेंट चली थी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बाकायदा जिहाद हुआ था, जिहाद का नाम इस्तेमाल किया गया था। KPK के इलाकों में भी इस तरह की मूवमेंट चली थी। इसी तरह हिंदुओं के अंदर भी कई ऐसी इंतहा पसंद तंजीमें थी जो 1857 के बाद वजूद में आ गई थी। इनमें हम आर्य समाज कह सकते हैं, हिंदू महासभा कह सकते हैं, शुद्धि और संगठन मूवमेंट थी, अकाल भारतीय हिंदू महासभा थी, रामाकृष्णा मिशन था, ये मूवमेंट। इसके बाद खैर और तरीके भी आई, RSS जैसी और बाद में और, लेकिन हम बात कर रहे हैं अर्ली इरा की। ज़रा थोड़ा सा अर्ली इरा में ये मूवमेंट्स तो आ गई थी, लेकिन इनको मैसेज के अंदर सपोर्ट नहीं मिल रही थी। जो अवाम थे, जो मुसलमानों की इंतहा पसंद तंजीमें थी, उनको मुस्लिम अवाम में, और जो हिंदुओं की इंतहा पसंद तंजीमें थी उनको हिंदू अवाम की अक्सरियत में पॉपुलरिटी नहीं मिल रही थी। 1919 में एक गेम चेंज हुई थोड़ी सी। 1919 में हालात बदले। हालात ने क्या रुख अख्तियार किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद आप सब जानते ही हैं जिस तरीके से बरतानिया और उसके इत्तेहादियों ने ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त दी थी, सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त दी थी, और ऑटोमन एम्पायर बिल्कुल टूट गया था, बिखर गया था, उसका शराजा बिखर गया था। तो 1919 में जो इंडिया के मुसलमान थे, इन्होंने खिलाफत को बचाने के लिए यहाँ पर तहरीक शुरू की। खिलाफत को बचाने के लिए जो मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात हैं अरब के ख़ित्ते में, उनको बचाने के लिए एक तहरीक शुरू की, तहरीक खिलाफत। अच्छा, इस तहरीक खिलाफत में मुसलमान रहनुमा तो खैर शामिल हुए, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ने भी इस तहरीक खिलाफत की भरपूर हमायत करना शुरू कर दी। और मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा कि मुसलमानों का ये बिल्कुल जायज़ एक मुतालबा है, खिलाफत बचनी चाहिए,
और साथ ही उन्होंने मुसलमानों से एक कॉन्ट्रैक्ट, इन मुस्लिम लीडर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम नॉन कोऑपरेशन करते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ अदम तावन की तहरीक चलाते हैं। और इस तहरीक में जब ये तहरीक खिलाफत शुरू हुई, गांधी खुद भी इस तहरीक खिलाफत कॉन्फ्रेंस के सदर भी बने। गांधी दिसंबर 1999 में इनको जो है वो सदर भी बनाया गया, इसका इलेक्ट किया गया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का दिल्ली में। इसके बाद से जो है वो गांधी ने रिलीजियस टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मुसलमानों को लेकर भी और ख़ुद हिंदुओं को लेकर भी। जो ये मुस्लिम खिलाफती लीडर थे, यहाँ पर याद रखिए कि जो खिलाफती तहरीक थी, इसकी हर मुसलमान लीडर उस वक्त का हमायत नहीं कर रहा था। इसकी सबसे बड़ा सबूत मोहम्मद अली जिन्ना है, जो इस तहरीक खिलाफत में बिल्कुल साथ नहीं खड़े थे। वो बिल्कुल एक साइलेंट थे, इस तहरीक के साथ नहीं थे, बल्कि दबे अल्फाज में इस तहरीक की मजम्मत कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, रिलीजन को जिस तरह पॉलिटिकल मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर जब गांधी पर तनकीद की गई कि आप रिलीजन को बीच में ले आए हैं और इससे मैसेज के जज्बात को उभार रहे हैं, अवाम के जज्बात को भड़का रहे हैं, तो गांधी ने ये लिखा, गांधी का ये कॉल है कि दोज हु से रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स डू नॉट नो व्हाट रिलीजन इज। यानी जो लोग ये कहते हैं कि मजहब का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो मजहब को ही नहीं जानते। गांधी ने ये कॉल उस वक्त बोल तो दिया, लेकिन बाद में इसके जो असरात आए, बाद में जिस तरह हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, हिंदू मुस्लिम टेंशन हुई, हिंदू मुस्लिम कत्लो गारत हुई, वो सारी भी हमारे सामने है, जो जिसका नुक्ता अरूज 1947 में आएगा, जो हम खैर अपने अगले वीलॉग्स में देखेंगे। इसी के साथ गांधी ने साथ साथ ये वाजे भी किया कि ये तहरीक खिलाफत को मैं मजहबी मानकर ही चल रहा हूँ। जिस तरह 20 अक्टूबर 1921 को आप गांधी की राइटिंग अगर चेक करें, यंग इंडिया एक वीकली पेपर था, जिसमें गांधी ने वाज़े अल्फाज में लिखा कि तहरीक खिलाफत एक मजहबी तहरीक है, मुसलमानों के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी। कैसे? गांधी ने लिखा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लिए ये तहरीक इसलिए अहम है, वो अपना खलीफा बचाना चाहते हैं, और मेरे लिए ये तहरीक इसलिए अहम है, मैं इंडिया के मुसलमानों की हमायत करके, मदद करके, या गाय को मुसलमानों की छुरी से बचाना चाहता हूं। ये नहीं चाहता हूं कि मुसलमान यहां पर गाय कशी करना छोड़ दें, गाय ज़बह करना छोड़ दें। तो ये तहरीक इस वजह से मजहबी है। इस तहरीक के दौरान गांधी मुख्तलिफ मसाजिद में जाकर मुसलमानों को जज्बात उभारते रहे। गांधी हिंदुओं को अलग जगह, यानी हिंदुओं के लिए राम राज्य यहाँ पर आएगा, मुसलमानों के लिए दूसरी टर्मिनोलॉजीज, मुसलमानों को भड़काने के लिए कुरान के हवाले, अहादीस के हवाले, इन सब के, यानी सब कॉन्टिनेंट में, जिस तरह मैंने कहा, कभी भी 1857 से पहले मैस लेवल पर इस तरह रिलीजन का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब इसके असरात क्या आ रहे थे? इसके असरात आ रहे थे कि मैसेज को नेशनलिस्ट बुनियादों पर या क्लास बुनियादों पर तैयार नहीं किया जा रहा था, तबकाती शऊर नहीं दिया जा रहा था, जागीरदार को के खिलाफ, मजेरे को, मजदूर को, सनतकार के खिलाफ, या इवन नेशनलिटीज की, नेशन की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा था, बल्कि मजहब की बुनियाद पर बात करना शुरू की जा रही थी। तो इसका नतीजा फिर यही हुआ, 1920s के बाद मुसलमानों के अंदर और ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म आया और हिंदुओं के अंदर और ज़्यादा अपने को लेकर एक्सट्रीमिज्म आया। हिंदू शिदत पसंदी में इजाफा हुआ, मुसलमानों की शिदत पसंदी में इजाफा हुआ, और फिर उसके बाद फसादात का आगाज़ हुआ, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। अब जो मैंने कहा कि जिस शख्स ने गांधी को कहा था, मैंने व्लॉग में कहा, जिस शख्स ने गांधी को कहा था कि उन्होंने मज़हब को सियासत में लाकर क्राइम किया है, वो शख्स कोई और नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना थे। और ख़ुद मोहनदास करमचंद गांधी ने, जो बंगाल के गवर्नर थे, रिचर्ड कैसे के सामने गांधी ने एतराफ़ किया था तहरीक खिलाफत ख़त्म होने के बाद, जब के मुझे जिन्ना ने कहा था कि आप जिस तरीके से रिलीजन को पॉलिटिक्स में मिक्स कर रहे हैं, इसके बहुत भयानक नताइज सामने आएंगे, ये आप एक क्राइम कर रहे हैं। इस पॉलिसी के तहरीक खिलाफत के दौरान ही नताइज सामने आना शुरू हो गए थे, जब साउथ इंडिया में मोपला के इलाके में मुसलमानों ने जिहाद का नाम लेकर वहाँ पर अंग्रेज़ों को, हिंदुओं को कत्लो गारत वहाँ शुरू कर दी, लूट मार करना शुरू कर दी। फिर नॉर्थ इंडिया में भी इसके असरात आना शुरू हो गए। ये तो इत्तेफाक था कि मार्च 1922 में गांधी अरेस्ट हो गए और ये तहरीक जो है वो कमज़ोर हो गई। और फिर जब खुद 1924 में खुद
मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क भी जिसको कहा जाता है, उसने खुद वहाँ तुर्की में खिलाफत का खात्मा कर दिया। फिर तो इस तहरीक का रहा सा जवाब भी नहीं था। असल में ये तहरीक बिल्कुल गैर मंतकी तहरीक थी कि इंडिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों को क्या ज़रूरत पड़ी है तुर्की के खलीफा को बचाने की। ऐसी खिलाफत जो नाम की खिलाफत थी, जहाँ शाही सिस्टम था, शाही निज़ाम था, मलूकियत थी, जहाँ किसी किस्म का तालीम पर काम नहीं हो रहा था, साइंस पर काम नहीं हो रहा था, इन्वेंशन पर काम नहीं हो रहा था, जिसको एक सिख एम्पायर ऑफ यूरोप कहा जाता था। ऐसी शाही रियासत को बचाने के लिए इंडिया के लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो इस तहरीक में आ जाएं। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ने लोगों के जज्बात भड़काए। इसमें मैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना आज़ाद को भी शामिल कर रहा हूं। लेकिन चूंकि गांधी की मैथ फॉलोइंग ज़्यादा थी, गांधी ज़्यादा इस मज़हब के नाम को ज़्यादा प्रवोक कर रहे थे, ज़्यादा तेज़ी से भड़का रहे थे, और फिर ये जो रिलीजन और पॉलिटिक्स का आपस में ये मिक्सिंग हुई, मिलाप हुआ, इसके क्या क्या नतीजे हमारे सामने आए, ये हम आने वाले इवेंट्स में देखते ही रहेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा कि गांधी ने किस तरह सियासत में मज़हब को दाखिल कर दिया, मैसेज को भड़काने के लिए मज़हब का इस्तेमाल किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। बहुत शुक्रिया।